हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई तो RM3 का सेक्शन ही क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन NaOH से करवाएंगे और मैकेनिज्म भी दिया हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म होगा। पहले से ही आपको पता नहीं करना है कि SN1 होगा या SN2, तो बताना प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो SN2 में इन्वर्जन हो जाता है, मतलब जिस तरफ Br अटैच है उसके अपोजिट साइड में OH अटैच होगा, तो आप इन्वर्जन करवा दीजिए। तो C2H5 CH3, Br इस तरफ था तो इस तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा और OH जो लगेगा वो इन्वर्जन Br के अपोजिट साइड से लगेगा, तो इस तरफ OH लगेगा। ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिकल स्ट्रक्चर यही होगा। इसके बाद 7th क्वेश्चन, optically active 2-iodobutane on treatment with NaI in acetone gives a product which does not show optical activity. Explain briefly. 2-iodobutane, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन और सेकंड से आयोडीन। तो ये जो है 2-iodobutane हो गया और बोल रहा है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कार्बन कायरल है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब या तो ये प्लस है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर माइनस है लेवो रोटेटरी, मिक्सचर नहीं है। अब जब इसका रिएक्शन होगा NaI से तो SN1 मैकेनिज्म होगा, तभी तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और जब कार्बोकेटायन बनेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिस कार्बन पे आयोडीन है। I माइनस रिलीज होगा लिविंग ग्रुप, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद जब NaI से I माइनस अटैक करेगा तो फर्दर I माइनस ऊपर से भी लग सकता है, नीचे भी से भी लग सकता है, मतलब डेस्मिक मिक्सचर बन जाता है। डेस्मिक मिक्सचर बनने के कारण प्लस और माइनस दोनों रहता है, मतलब अगर ये प्लस था तब भी प्लस माइनस रहेगा, अगर माइनस था तब भी प्लस माइनस रहेगा। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है SN1 मैकेनिज्म होने के कारण, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में रेशमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन यदि SN2 मैकेनिज्म होता तो आपका इन्वर्जन हो जाता, मतलब प्लस था तो माइनस बन जाता, अगर माइनस था तो प्लस बन जाता, लेकिन रहता तो ऑप्टिकली एक्टिव ही। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कि ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड D C8H2 upon treatment with alkaline solution of iodine gives a yellow precipitate. The filtrate on acidification gives a white solid E C7H6O2. Write the structure of D and explain the formation of D. तो अल्केलिन सॉल्यूशन ऑफ I2 मतलब I2/OH माइनस से आपका येलो प्रेसिपिटेट देता है, मतलब कि आयोडोफॉर्म टेस्ट। येलो प्रेसिपिटेट आपका CHI3 का होता है, मतलब C8H10O में C डबल बॉन्डो CH3 ग्रुप ओरिएंट है या फिर CH3CHOH ग्रुप ओरिएंट है। अब जो है C8H10O का DU निकाल लीजिए, तो DU होगा 8 + 1 - 10/2, तो 9 - 5 DU4 है। DU4 है, हाई कार्बन कंटेंट से पता चल रहा है कि इसमें बेंजीन रिंग जरूर होगा, तो बेंजीन रिंग होगा। तो बेंजीन में तो DU4 बिजी हो गया, मतलब कि C डबल बॉन्डो CH3 नहीं होगा। अगर DU5 रहता तो C डबल बॉन्डो CH3, मतलब CHOH CH3 है, तो बेंजीन से CHOH CH3 अटैच कर दीजिए। अब जो है आपको ये पॉइंट तो पता चल गया होगा POC से ही कि आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 C डबल बॉन्डो या CH3 CHOH होना चाहिए और I2/ बेस रहना चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनता है ये नहीं पता है, बस ये ध्यान रखिए कि आयोडोफॉर्म प्लस RCOO- बनता है, मतलब ये जो CH3 है ये CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये COO- बन जाता है, तो PHCOO- बन जाएगा। तो आपका बेंजीन से COO- ग्रुप अटैच कर दीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि फर्दर एसिडिफिकेशन करवाए, व्हाइट सॉलिड जो बना है, येलो प्रेसिपिटेट और व्हाइट सॉलिड ये है। तो जब एसिडिफिकेशन मतलब H+, तो ये H+ एक्सेप्ट करके PHCOH बना लेगा, PHCOH, यही आपका E है। देखिए 7 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, 5 + 1 और 2 ऑक्सीजन है, तो E। और D और E का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। D आपका ये है PHCHOH CH3 और E है आपका PHCOH बेंजोइक एसिड। रिएक्शन
सारा कुछ बता दिए। पहले ये आयोडोफॉर्म देगा तो CHI3 प्लस BHCO माइनस बनाएगा, फिर एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस से H प्लस एक्सेप्ट करके COOH बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन कैन बी क्लीव्ड बाय एसिड H प्लस, राइट मैकेनिज्म। तो आपके पास 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन है, ऑक्सीरेन सेकंड से 2 डाइमिथाइल ग्रुप मतलब 2 मिथाइल ग्रुप CH3 ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गया। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन H प्लस एक्सेप्ट करके OH प्लस बनाएगा, OH, और इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद H2O, तो एसिडिक मीडियम में मोर स्टेबल कैटायनिक साइट पे रिएक्शन मतलब अटैक होता है, तो H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन पे स्टेबल कैटायनिक साइट पे रिएक्शन करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ से OH और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से OH। तो इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप पहले से था, H2O अटैक किया तो H2O प्लस बना, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए H प्लस रिलीज कर देगा तो OH बना देगा। उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस कार्बन से ये जो कार्बन है यहाँ से OH, ये आपका प्रोडक्ट है। और मैकेनिज्म भी पहले H प्लस एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन तो OH प्लस बनाएगा, फिर H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो 2 OH अटैच हो जाएगा। इस तरह से क्लीवेज होता है डाइमिथाइल ऑक्सीरेन का। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्राइटली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि HCl से जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा प्लस ये बनेगा, लेकिन जब यहाँ CH2OH के जगह एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो HCl से रिएक्शन होगा तो बस यहाँ से OH हटेगा और Cl लगेगा, सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? तो आप इस केस में देखिए, पहले तो H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये OH2 प्लस लिविंग ग्रुप बनेगा, तो H2 यहाँ से हटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपका प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, उसके बाद CH2 प्लस कार्बोकेटायन बनना है। तो कार्बोकेटायन हमेशा रीअरेंजमेंट करता है, लेकिन अपने से स्टेबल में रीअरेंजमेंट करता है, तो इस केस में ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो रीअरेंज जब करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, कार्बन यहाँ आएगा, तो 2 डिग्री बनाएगा। तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, मतलब रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इससे आपका रीअरेंजमेंट जो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, नेक्स्ट कार्बन CH प्लस, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, नेक्स्ट कार्बन से CH3। अब देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन में है, तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा कि इस तरह से शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3। तो Cl माइनस, एक तो पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे Cl माइनस अटैक करे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे Cl माइनस अटैक करे, ये जो कार्बोकेटायन बना है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ से Cl अटैच होगा और CH3, और इस केस में यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अब ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये भी तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जैसे Cl माइनस इलेक्ट्रॉन था तो कार्बोकेटायन पे अटैक कर दिया, अब यही वाला पाई बॉन्ड अटैक कर दे तो अटैक कर देगा तो ये चारों कार्बन में साइक्लिक रिंग बन जाएगा और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब किसी भी एक पे पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए। अब आपको पता होगा कि CM साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर्ड कार्बोकेटायन से, साइक्लिक कार्बोकेटायन से, मतलब ये रीअरेंज करेगा अपने से स्टेबल कार्बोकेटायन में। तो इसको 1 2 3 मान लीजिए, तो 2 और 3 के बॉन्ड को 1 पे शिफ्ट कर दीजिए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका देखिए इस तरह से ऐसे बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसी को स्ट्रेट कर दीजिएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। अब Cl माइनस यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा, ये देखिए 3 मेंबर्ड का रिंग है, उसके नेक्स्ट कार्बन इससे Cl अटैच हो गया, तो इस तरह से बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये रीअरेंज कर जाएगा अपने से स्टेबल में।
1 डिग्री से 2 डिग्री में। लेकिन CH3 लगने से क्या होगा, जब ये H प्लस अटैक करेगा तो OH2 प्लस लिविंग ग्रुप बनाएगा H2O, तो ये H2O जब जाएगा तो कार्बोकेटायन जो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH प्लस और फिर CH3। CH3 के कारण ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये हमेशा अपने स्टेबल में रीअरेंज होना चाहेगा, तो रीअरेंज करके इधर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ भी आएगा तो 2 डिग्री ही है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो फर्दर ये सारा रिएक्शन नहीं होगा कि रीअरेंज करके ये सब प्रोडक्ट जो बना रहा है, मतलब Cl माइनस सिर्फ यहीं पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl अटैच हो जाएगा, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो हर एक का आपको रीजन बताना है। 7 ब्रोमो 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइन एग्जिस्ट एज आयोनिक कंपाउंड while 5 bromo 1,3 cyclopentadiene does not ionize even in presence of Ag+. Explain। तो साइक्लोहेप्टाट्राइन, तो 7 कार्बन एटम, वन 2 3 4 5 1 3 5 हेप्टाट्राइन है और 7, तो ये यहाँ तक 5 था 6 7 से ब्रोमो मेटल है। ये बोल रहा है कि आयोनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज और Br माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि 5 ब्रोमो 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन, तो 5 कार्बन एटम साइक्लोपेंटेन डाइन, तो फर्स्ट पे 1 2 3, फिर थर्ड पे और फिर 5 पे ब्रोमो। ये Ag+ के प्रेजेंस में भी आयोनाइज नहीं होता है, क्यों? तो मान लीजिए Ag+ के प्रेजेंस में आयोनाइज हो जाता है तो AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा साथ में, तो साइक्लोपेंटाडाइन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे Br माइनस Br पे। इस केस में आयोनाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ट्रोपाइलियम केटायन है, बहुत ही स्टेबल केटायन है, कार्बोकेटायन, क्योंकि ये एरोमेटिक है जो स्ट्रक्चर बना है, और ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक होने के कारण अनस्टेबल होता है, तो ये एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा, तो इसलिए ये आयोनाइज नहीं होना चाहता है। रिएक्टेंट आपका नॉन एरोमेटिक है, जबकि जो प्रोडक्ट बना है एंटी एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक से। कोई भी प्रोडक्ट अपने से स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहता है, कोई भी रिएक्टेंट जो है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो अनस्टेबल हो रहा है, इसलिए नहीं होना चाहेगा। और इस केस में ये आयोनाइज खुद से हो जाता है, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है, तो अपने से स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए आयोनाइज हो जाता है। आप देख लीजिए, एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए? साइक्लिक एंड प्लेनर, कंप्लीट कंजुगेशन, उसके बाद 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए साइक्लिक प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, तो कंप्लीट कंजुगेशन है। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n + 2, n का वैल्यू 1 लिखिए, तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक है। जबकि इस केस में साइक्लिक एंड प्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब एंटी एरोमेटिक। पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट कंजुगेशन हो गया, साइक्लिक प्लेनर है, लेकिन 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इस कारण से एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक है, इसलिए Ag+ के प्रेजेंस में भी आयोनाइज होना नहीं चाहता है। इसके बाद सेकेंड PH(CH)Br(CH3)2, अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस इथानॉल से, तो आपका सॉल्यूशन जो है एसिडिक हो जाता है। लेकिन ये जो बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन ना रह के पारा पोजीशन पे यदि ब्रोमीन अटैच हो जाता है, और वही रिएक्शन यदि एक्वस इथानॉल से करवाते हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल रहता है। क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। तो फर्स्ट केस में आपका अल्काइल ब्रोमाइड है, लेकिन सेकेंड आपका एराइल ब्रोमाइड है। एराइल मतलब ब्रोमीन जो है बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, लेकिन इस केस में ब्रोमीन कंजुगेशन में नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो एक प्रोडक्ट आपका HBr बनेगा, HBr बनेगा तो एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, एसिड है तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन SN2AR नहीं होगा एक्वस इथानॉल में, क्योंकि
ब्रोमीन कंजुगेशन होने के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। तो एरोमेटिक SN2 नहीं होता है यहाँ, तो नहीं होता है तो आपका HBr नहीं बनेगा इस केस में और सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड P of molecular formula C5H10O is treated with dilute H2SO4 to give two compounds Q and R, both of which responds iodoform test. The rate of reaction of P with dilute H2SO4 is 10 raised to the power 10 times faster than the reaction of ethylene with dilute H2SO4. Identify the organic compound PQ and R. Explain the extra reactivity of P. तो आपके पास P है C5H10O, इसका जब DU निकालिएगा तो DU आएगा 5 + 1 - 10/2, तो DU 1 है, मतलब इसमें 1 डबल बॉन्ड होगा या साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन जब P का हाइड्रोलिसिस होता है तो Q और R बनता है, तो Q + R दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब कि CH3 CHOH और CH3, यहाँ अगर H रहता है तो इधर CH3 2 CHOH, टोटल 5 कार्बन एटम हो गया। या फिर CH3 CH रह सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, तो इस केस में CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टोटल 5 कार्बन एटम ही है। हाइड्रोलिसिस जब होगा तो H और OH ऐड होगा, कार्बन तो 5 ही रहेगा। और ऐसा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है सिर्फ ईथर ही दे सकता है, मतलब P आपका ईथर है, ROR', R और R' मिला के 5 कार्बन एटम होना चाहिए, मतलब एक में 2 कार्बन एक में 3 कार्बन, तो CH2 डबल बॉन्ड CHO और इससे 2 CH3 क्यों? क्योंकि CH3 CH होना चाहिए या CH3 C डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसके लिए इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, मतलब आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अगर नॉर्मल प्रोफाइल रहेगा तो फिर से CH3 CH2 CH2OH बनेगा, जबकि हमको CH3 CHOH बनाना, CH3 CHOH बनेगा और फिर इधर कुछ भी रहे। सिमिलरली ये जो डबल बॉन्ड है इस बार इस तरफ आ सकता है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी है कि CH3 CH2 ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ये दो ईथर है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आप मैकेनिज्म वाइज कर लीजिए, कोई भी बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ये भी H बनेगा और यहाँ से OH, मतलब दोनों कार्बन से OH अटैच कर दीजिए, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस CH3 CHOH CH3, तो इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा CH3 CHOH। इस केस में तो आप बोलिएगा ना तो CH3 C डबल बॉन्ड O है ना ही CH3 CHOH है, ये कैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो ये देखिए एक्चुअली में इनोल फॉर्म है, जब इसका कीटो फॉर्म बनाइएगा ये CH3 CHO बन जाएगा, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप R में भी है टोटोमेरिज्म के बाद, मतलब R और Q दोनों आपका टोटोमेरिज्म दे रहा है, तो ये भी एक ईथर हो सकता है, P का पॉसिबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस कीजिएगा डाइल्यूट H2SO4 से, तो फिर से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इसको H इसको OH, क्योंकि जिस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज उसको H प्लस, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH, तो यहाँ से CH3 CH2OH और CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, तो फिर से इसको R इसको Q मान लीजिए, ये भी CH3 CHOH है, तो ये तो आपका देगा ही आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस केस में ये इनोल फॉर्म है, जब इसका कीटो फॉर्म बनाइएगा टोटोमेरिज्म के बाद तो वो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप वेरिएंट है, मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपका दो पॉसिबल स्ट्रक्चर P का हो सकता है, अगर P का स्ट्रक्चर ये होगा तो Q प्लस R ये होगा, दोनों आयोडोफॉर्म देगा, अगर P का स्ट्रक्चर ये होगा तो Q प्लस R ये दोनों होगा, दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और फिर ये बताना है कि एक्स्ट्रा रिएक्टिविटी P का क्यों है। P जो है इथिलीन के रिस्पेक्ट में 10⁻10 टाइम्स फास्टर रिएक्शन करता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन, ये जब रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो एसिडिक मीडियम H प्लस अटैक करेगा तो CH3 CH2 प्लस बनाएगा,
1 डिग्री कार्बोकेटायन बना। लेकिन ये दोनों जब ईथर डबल बॉन्ड यहाँ पे जब H प्लस अटैक करेगा तो CH3 CH प्लस बनाएगा, CH3 CH प्लस ऑक्सीजन, फिर इधर तो ये देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ऑक्सीजन प्लस एम से स्टेबलाइज कर रहा है। तो 2 डिग्री भी 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन के प्लस एम के कारण इस कार्बोकेटायन के कंपेरिजन में बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटायन है, इसलिए ये 10⁻10 टाइम्स के आसपास रिएक्शन फास्ट करता है एज कम्पेयर टू इथिलीन। सिमिलरली जब इस डबल बॉन्ड पे H प्लस अटैक करेगा तब भी ये CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो फिर से 3 डिग्री कार्बोकेटायन और ऑक्सीजन का प्लस है, तो 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से भी ज़्यादा 3 डिग्री होता है। तो अगर P का स्ट्रक्चर ये होगा तब भी इथिलीन से बहुत ज़्यादा स्टेबल है और ऑक्सीजन का प्लस है। दोनों केस में P आपका बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू इथिलीन, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है इथिलीन के कंपेरिजन में, इसीलिए। तो आपका ORM3 का प्रीवियस 42 ईयर का डिस्कशन खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।